हिस्ट्री में हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। हमने डिफरेंट लेक्चर्स के थ्रू सभी सीरीज़ कंप्लीट की। पहली जो हमारी अभी एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ चल रही थी वो थे ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जब वो हमारी कंप्लीट हुई हमने कमीशंस एंड कमेटीज़ पर फोकस किया। जब वो हमारे कंप्लीट हो गए प्रॉपर सेंस में तो हम फाइनली अब पहुँचे हैं चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर। जब हम चार्टर एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं इसमें हमने एक लेक्चर आपको डिलीवर किया जो इस लेक्चर के पहले का लेक्चर था, जो था प्रीएम्बल टू द चार्टर एक्ट और प्रीएम्बल टू द टॉपिक। मतलब उस दिन हमने चार्टर एक्ट की शुरुआत के पहले की सारी भूमिका बना दी थी। आप ये समझ पाएँ कि चार्टर एक्ट के तहत जो भी निर्णय लिए गए या डिफरेंट रेगुलेटिंग एक्ट के तहत निर्णय लिए गए, निर्णय किस दिशा में लिए जाने हैं ये आपको पहले से पता होना चाहिए। डिसीजन किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, डिसीजन का डायमेंशन कैसा होने वाला है, उससे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसा जन्म लेगा और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करनी चाहिए, ऐसा ब्रिटिशर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके लिए हमारा वो एक्ट एंड रेगुलेशंस का पहला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। आपको आइडियोलॉजिकल सिस्टम कवर होता है इंडिया का, आपको सारी भूमिकाएं समझ आई। आज हम एक्टों से शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 होगा। उसके बाद हम रेगुलेटिंग एक्ट को ही अमेंड करने वाला एक एक्ट डिस्कस करेंगे जिसे हम सेटलमेंट एक्ट, डिक्लेरेटरी एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 कहते हैं। उसके बाद हमारा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट होगा और उसके बाद हम इसको अमेंड करने वाला 1786 का एक्ट पढ़ेंगे। मैं आपको ये समझा और साबित कर देना चाहता हूँ कि अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पकड़ लिया, ढंग से समझ लिया, कर लिया, यहीं से शुरू होके आप लास्ट 1947 के एक्ट तक अपने आप पहुंच जाओगे। आपको कभी कोई एक्ट रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, सब कुछ साइंटिफिकली कनेक्टेड है कॉज एंड इफेक्ट के मैकेनिज्म के थ्रू, और ये प्रोसीजर आप बाखूबी देखेंगे। तो पहले एक्ट की नब्ज़ को पकड़ लेना, माहौल पकड़ लेना, कंसेप्ट पकड़ लेना, उसके बाद कोई चीज़ आपको किसी पॉइंट पे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। जब हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसमें वर्ड रेगुलेटिंग है। तो रेगुलेट किसको करना है? जो भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही है उसको रेगुलेट करने का काम करना है। दैट्स इट। रेगुलेट कौन करना चाहता है? जो ब्रिटेन में ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रेगुलेट करना चाहती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट में कौन स्टेक होल्डर है? दो चीज़ें ऑलवेज चलेंगी, एक ब्रिटिश मोनार्की और एक ब्रिटिश पार्लियामेंट। आज भी यही चल रहे हैं एज इट इज़। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट रेगुलेट करना चाहती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। सवाल पैदा होता है, भाई क्यों? जब इसका जवाब मिलेगा तो सवाल आता है हाउ, कैसे करेगी? और जब ये हो जाएगा तो निर्णय निकलता है कि कॉन्सिक्वेंस क्या हुए, कॉन्सिक्वेंसेस, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हुए रेक्टिफिकेशन। इन पे सिमटा रहेगा सारा सिस्टम। एनालिसिस बहुत क्रिटिकल दिया जाएगा और हर परिस्थिति को समझाया जाएगा। कोई बात हवाई या दुनियावी नहीं होगी। हवाई नहीं होगी, दुनियावी होगी। चलो आओ, चलिए थोड़ी कहानी बता दें ताकि आपको रेगुलेटिंग एक्ट समझ आ जाए। आप सभी जानते हैं 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1757 के इस प्लासी के बैटल दूरदर्शन के अपने बच्चों से, छात्रों से, दर्शकों से ये मैं कहना चाहता हूँ कि आप ये समझ पाएँ, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके से हमारे पिछले सभी लेक्चर सुनिए, डिक्लाइन ऑफ मुगल से लेकर के यहाँ तक, तो आपको बेहतर समझ आएगा। 1757 बैटल ऑफ प्लासी की अगर हम बात करें तो इसके तहत बंगाल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया ब्रिटिशर्स को। सिराजुद्दौला को हराया
और मीर जाफ़र को गद्दी पे बैठाया। तो मीर जाफ़र एक तरह का ब्रिटिशर्स का प्रोटीज हो गया और ब्रिटिशर्स की पैट्रनशिप शुरू हो गई। मतलब इसके बाद के शहर जितने भी नवाब आएंगे बंगाल में, वो एक तरह के पपट हुए ना, कठपुतलियाँ, किसकी? अंग्रेज़ों की। तो बंगाल में एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मिला ना। थोड़ा ही समय आगे बढ़ा था, 1764 में क्या हो गया था शहर? बैटल ऑफ बक्सर। जब बैटल ऑफ बक्सर हुई थी तो एक जगह यानी कि अवध में तीनों इकट्ठे बैठे थे ना, अवध का नवाब, बंगाल का नवाब और मुगल एम्पायर शाह आलम। तीनों को एक ही साथ बक्सर नाम की जगह पे हरा दिया। किसने? हेक्टर मुनरो, जो कि किसकी तरफ से लड़ रहा था? ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को एक बहुत ही डिसीजिव विक्ट्री मिली बक्सर में, और इस विक्ट्री के बाद मुगल एम्पायर शाह आलम को टेबल पे बुलाया गया और अगस्त 1765 में क्या साइन हुई? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के तहत अंग्रेजों ने मुगल सम्राट से क्या ले लिया? बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो उस समय होता था, उसकी दीवानशिप माने रेवेन्यू कलेक्शन राइट, जिसे हम कहते हैं दीवानी। तो रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स ले लिए। ये कहा गया कि ठीक है, बंगाल में नवाब ही रूल करेगा, लेकिन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, क्योंकि बंगाल में बिहार उड़ीसा भी आता था, उसके रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मुगल सम्राट हमें देते हैं। मतलब रेवेन्यू कलेक्शन के राइट का मतलब देखिए, जब आप रेवेन्यू कलेक्शन के राइट मांगते हैं तो नेचुरली आप रेवेन्यू को असेस भी तो करेंगे। रेवेन्यू के असेसमेंट के लिए आप लैंड का मेजरमेंट करेंगे, पहली बात। तो जब आप रेवेन्यू असेस कर रहे हैं तो आप असेसी भी तो आइडेंटिफाई करेंगे ना कि रेवेन्यू लेना किससे है। तो उसके लिए आप मालिकाना हक तय करेंगे ना कि मालिक कौन है लैंड का, लैंड को कल्टीवेट कौन करता है, और प्रॉपराइटर। दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो जो मालिक है वही लैंड को कल्टीवेट भी कर रहा है, दूसरा मालिक कोई और है, खेत को जोत कोई और रहा है, कल्टीवेट कोई और कर रहा है। तो प्रॉपराइटर आइडेंटिफाई करना, कल्टीवेटर को आइडेंटिफाई करना, जिससे रेवेन्यू लेना है, ये सारा भी तो आपका अधिकार है। और ऐसे में अगर मालिक मर जाता है तो उसकी ज़मीन किसके नाम पे चढ़ रही है, इनहेरिटेंस में वो लैंड किसको मिला, सक्सेसरशिप का राइट किसका है, वह भी तो आपके मैटर में कवर होता है कि नहीं होता है। दूसरी बात, मालिक ने एक से दूसरे को ज़मीन बेची तो अब आप असेसी नया बंदा हो गया ना, अब नए पर्सन से रेवेन्यू लेना है। तो ये सारी चीज़ें, इनहेरिटेंस का, संपत्ति का मामला, रेवेन्यू असेसमेंट का, प्रोप्राइटरशिप का मामला, ये तो सारे दीवानी के सिविल अफेयर हो गए ना। इसकी वजह से ये हुई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिलने की वजह से कंपनी को सिविल अफेयर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अथॉरिटी मिल गई थी। ये बड़ी बात है। तो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन किसको मिल गई? कंपनी को। सिविल माने दीवानी के मामले। तो दीवानी मामले कौन सॉल्व करेगा? कंपनी। लेकिन ऐसे में कंपनी ने बहुत चालाकी से वो सिस्टम अपनाया जिसके तहत सारे के सारे बेनिफिट तो कंपनी ले गई इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, लेकिन टेरिटरी की मेंटेनेंस, टेरिटरी की प्रोटेक्शन, लॉ एंड ऑर्डर और लोगों की ज़रूरतें जैसे इरिगेशन, ट्रेड एंड कमर्स को सपोर्ट करना, लोगों को बुनियादी सुविधाएं, मदरसा बनाना, मस्जिद बनाना, एजुकेशन, ये सब किसकी जिम्मेदारियां रहीं? नवाब की। अब नवाब पुलिस भी रखे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, टेरिटरी को इंटैक्ट रखे, आर्मी मेंटेन रखे। कहाँ से रखेगा? पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कहाँ से आता है? रेवेन्यू से। रेवेन्यू कलेक्शन किसका हो गया? लगान कौन इकट्ठा करता है? अंग्रेज। तो अंग्रेजों ने पावर तो ली लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी नवाब को। तो ये पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंसेप्ट हो गया। इसकी वजह से ही अंग्रेजों के द्वारा बंगाल को लूटा गया। मतलब ये क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। डुअल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब यहाँ पर यह है कि दीवानी का मसला सारा
ब्रिटिशर्स के पास है, तो सिविल मैटर सारे ब्रिटिशर्स मैनेज करेंगे, लेकिन सारे के सारे मिलिट्री अफेयर्स, सारे के सारे क्रिमिनल अफेयर्स कौन हैंडल करेगा? नवाब। तो मिलिट्री है, क्रिमिनल जिसे हम कह देते हैं, पुलिस मामले हैं, ये सारे नवाब हैंडल करेगा। मतलब इसे कहा जाता था निज़ामत। मतलब नाज़िम कौन है? नवाब ही है। तो निज़ामत के मामले, तो निज़ामत का मामला नवाब, और सिविल माने दीवानी, दीवानी का मामला ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से पूरा स्टेट दो हिस्सों में बटा, एक क्रिमिनल, मिलिट्री और पुलिस अफेयर्स, टेरिटोरियल अफेयर्स निज़ामत, और एक सिविल, लैंड और दीवानी, वो है ब्रिटिश। ओके, ऐसे में आप ज़मीन के मुद्दे हैं, जायदाद का मसला है, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा, नॉर्मल अगर कोई दस्तावेजों की फॉर्जरी हुई, इस तरह के कोई भी मामलों के लिए आपको इंस्टीट्यूशन तो देने पड़ेंगे ना, आपको एक तंत्र, सिस्टम तो खड़ा करना पड़ेगा। तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के साथ ही ब्रिटिशर्स के सामने अब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन खड़े करने की भी एक चैलेंज आया, और इसके तहत उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जब लगाने की बात की, तो इसी के तहत आप देखते हैं दीवानी अदालतें बनाई गई थी ना। अदालत या कचहरी नहीं लगाएंगे तो कैसे सारे केसेस का निपटारा करेंगे? तो अब ब्रिटिशर्स के ऊपर इलाहाबाद की ट्रीटी के बाद जब दीवानी के राइट्स आए, तो फिर क्या क्या ऑब्लिगेशंस और क्या क्या उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज बन गए, वो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है रेगुलेटिंग एक्ट का पर्पस समझने के लिए। क्यों रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेट करना ही क्या चाहता है? यही करना चाहता है। ऐसे में अब क्लाइव के द्वारा ये जो सिस्टम दिया गया, इसके तहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? रेवेन्यू को मैनेज करना। तो रेवेन्यू को मैनेज करने के लिए रेवेन्यू इंस्टीट्यूशंस बनाने पड़ेंगे। रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी जिसे हम कहते हैं, ये सारी की सारी रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी जो थी, रातों रात खड़ी करनी मुश्किल थी। लैंग्वेज का इशू था, लोगों से जानकार नहीं थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, और लोकल इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट जो पहले दिन से ही लगान इकट्ठा कर रहा है, चाहे वो ज़मींदार है, चाहे वो दीवान उसको कह लें, चाहे वो राजा है, कोई भी है, ताल्लुकदार है, जोतेदार है, कोई भी है, उसको एकदम से रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि विलेजर्स की सपोर्ट आज भी उसको थी। तो लोकल इन्फ्लुएंशियल सेगमेंट, लैक ऑफ द नॉलेज, लैक ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ऑफ द ब्रिटिशर्स, लैक ऑफ द ट्रेनिंग अमंग्स देम, ट्रेनिंग नहीं थी उन लोगों के पास, एंड लैक ऑफ द नॉलेज ऑफ द इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, ये सारी चीज़ों ने क्लाइव को मजबूर किया कि वो लोकल सिस्टम को रिटेन करें। लेकिन हर एक सिस्टम के ऊपर एज अ सुपरवाइज़र ब्रिटिश को बैठाया गया। तो ब्रिटिशर्स ने सुपरवाइज़र का रोल लिया, लेकिन मेन मशीनरी में लोकल एलिमेंट को ही यूटिलाइज़ किया गया था। इस तरह से रेवेन्यू इंस्टीट्यूशन के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन मशीनरी क्लाइव ने दी। ओके, समय आगे बढ़ा, वारन हेस्टिंग का समय आया, और इसके समय में चीज़ों को और ऑर्गेनाइज किया। वारन हेस्टिंग्स ने, डुअल सिस्टम समझ आ गया बंगाल का। वारन हेस्टिंग्स ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का सिस्टम शुरू किया, और इस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिस्टम के तहत वारन हेस्टिंग कलेक्ट्रेट सर्कल्स प्रिपेयर करता था एक एरिया के, और वहाँ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी रेवेन्यू कलेक्शन कराना। इसी के अंदर जुडिशियल पावर्स भी डाली गई, ये दंड भी दे सकता था और ये निपटारा भी कर सकता था लोगों का। ये एक सिस्टम खड़ा रहा। इस सिस्टम के तहत हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तौर पे बहुत ताकतवर हो जाता था। तो हमने फील किया कि ये सिस्टम उस लेवल पे ठीक नहीं। चीज़ें आगे बढ़ी, समय और बदला, और कई तरह की अदालतें एग्जिस्टेंस में आ गई। सबसे पहले आपको जो बॉटम पे दिखती थी वो नज़र आती थी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, उन्हें हम सबॉर्डिनेट कोर्ट्स कहते थे। ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स थी। इन सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर जब हम जाते थे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं एक तरह की, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के ऊपर जब हम जाते थे तो दीवानी और निज़ामत अदालतें आ जाती थीं। जैसे सदर दीवानी अदालत, सदर दीवानी अदालत मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिले के स्तर पर ये सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहते थे। इसके नीचे विलेज लेवल पर भी ऑफिसर्स हुआ करते थे जो केस का निपटारा कर दिया करते थे। हम मेनली डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लेते हैं, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती थी। उसके ऊपर हम पूरी प्रोविंस
पूरी प्रोविंस की बात करें तो उसके लेवल पर दीवानी और निज़ामत 2 अदालतें थी। उनको हम कहते थे, एक सदर दीवानी अदालत थी और एक सदर निज़ामत अदालत थी। इनके ऊपर उसी प्रोविंस में अगर आप अपील करना चाहते हैं केस, तो आप जा सकते थे गवर्नर जनरल इन द काउंसिल। तो गवर्नर इन द काउंसिल, गवर्नर जनरल अभी नहीं, गवर्नर इन काउंसिल। तो सिस्टम क्या था कि एक बंगाल प्रेसिडेंसी है, उस बंगाल प्रेसिडेंसी में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहला सर्कल डिस्ट्रिक्ट लेवल, यहाँ पर है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। नेक्स्ट सर्कल पूरा का पूरा प्रोविंस लेवल पर अगर हम देखें तो प्रोविंस लेवल पर एग्जिस्ट करती हैं सदर दीवानी और सदर निज़ामत, इन्हें हम प्रोविंशियल कोर्ट्स कहते थे। और इनके ऊपर एग्जिस्ट करता है गवर्नर इन काउंसिल, आप उसके पास जा सकते हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट से अपील लेकर के आप प्रोविंशियल कोर्ट्स के पास जाते थे, सदर दीवानी, सदर निज़ामत अदालत, उनसे अपील लेकर के आप गवर्नर इन काउंसिल के पास जाते थे। ऐसा सिस्टम एक इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा था। तो इस तरह का अदालती प्रोविज़न रखा हुआ था और रेवेन्यू कलेक्शन के लिए लोकल मशीनरी को यूटिलाइज़ किया जा रहा था। हुआ क्या, क्लाइव के द्वारा दिया गया ये ड्यूअल शासन, द्वैत शासन, जिसमें रेवेन्यू कलेक्शन राइट तो ब्रिटिशर्स के पास है पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, और नवाब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन पैसे कलेक्ट करने की ताकत कोई नहीं। तो ऐसे में ब्रिटिशर्स ने एक खास चीज़ ये रखी कि कहीं नवाब मिलिट्री मैनेज करते हुए, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करते हुए, पुलिस को मैनेज करते हुए भी हमारे रेवेन्यू कलेक्शन के, हमारे ट्रेड एंड कमर्स के प्रिविलेजेस को कहीं हार्म ना कर दे, इसके ऑफिसर्स हमें तंग ना करें। इसके लिए नवाब को भी इलाहाबाद की ट्रीटी के तहत एक क्लॉज बना लिया था कि तुम्हारा सारा निज़ामत का मामला, सारा क्रिमिनल अफेयर भी एक डिप्टी नवाब मैनेज करेगा, और वो डिप्टी नवाब हमारी मर्जी से, तुम हमारे कहने पर तुम अपॉइंट कराओगे, और वो था मोहम्मद रज़ा खान। तो यानी कि अब कहने को तो निज़ामत का मामला सारा नवाब देखता है, लेकिन कंपनी का नॉमिनेटेड किया हुआ बंदा नवाब को अपॉइंट करना पड़ा है एज अ डिप्टी नवाब, एज ए डिप्टी निज़ामत ऑफिसर, और एक्चुअल में सारा का सारा काम ये देख रहा है, और इसे नवाब रिमूव नहीं कर सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी के कंसेंट के बिना इसे रिमूव भी नहीं किया जा सकता, कंपनी के नॉमिनेटेड मेंबरों में से ही ये अपॉइंट होगा। तो एक तरह से कहने को आपने नवाब को निज़ामत की अफेयर्स मैनेज करने को दिए हैं, लेकिन एक्चुअल सेंस में तो वो डिप्टी पर्सन कर रहा है, और वो डिप्टी आपके द्वारा चुना गया बंदा है और निकाला भी आपके कहने पे ही जाएगा, तो आपके इंटरेस्ट में ही वो काम करेगा। तो इनडायरेक्टली निज़ामत भी अंग्रेज़ों के ही हाथ में थी, लेकिन कभी भी इन्होंने पूरे बंगाल की गद्दी को खुद नहीं अपनाया, जबकि ये नया नवाब बैठाने की जगह खुद बैठ सकते थे, क्योंकि ये जनता का विरोध झेलना नहीं चाहते थे। पहली बात, इन्हें लगता था जनता विरोध कर देगी अगर उनका नवाब ख़त्म हुआ तो, और अभी ये समय नहीं है कि हम उनका विरोध झेलें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, इन्हें ऐसा लगता था कि हम क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालें बंगाल प्रोविंस की, हम क्यों लोगों के वेलबींग के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए खर्चा करें, इसे नवाब को ही करने दो। और तीसरा उन्हें ये था कि कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, इसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ कमर्शियल एस्पेक्ट में रहना है, हमें पैसा कमाना है, पॉलिटिक्स नवाब के ही हाथों में रही तो ठीक है। और चौथा इन्हें यह था कि नवाब जब जिम्मेदारियां निभा नहीं पाएगा तो नवाब की छवि खुद ही ख़राब हो जाएगी। ऐसे में धीरे धीरे लोगों के मन में अगर नवाब को लेकर के और नवाब की मशीनरी को लेकर के कोई ऐसा एस्पेक्ट है कि वो उसे सपोर्ट करेंगे, वो ख़त्म हो जाएगा। और समय आने पर जब हमारे ऑफिसर्स के और हमारे पास एक सही अमाउंट ऑफ एक्सपर्टीज़ और ट्रेनिंग आ जाएगी तो फिर हम सीधा रूल भी करेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं। ये सारे कारण थे कि उन्होंने मुखौटे के तौर पर नवाब को सामने रखा, लेकिन ताकत सारी डिप्टी के थ्रू अपने हाथ में रखी, और उधर से दीवानी का मामला तो सीधा अपने हाथ में ही है। ये सारा चल रहा था। हुआ क्या इससे, इन सारे तंत्र की वजह से बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ये जो इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने जो बंगाल में प्रबंध किया है, इसे बंगाल का मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, बंगाल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कहते हैं। इसमें अगर कुछ हुआ तो वो ज़बरदस्त रैम्पेंट करप्शन, हाई लेवल करप्शन हुई, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो व्यापार करती थी ही, उसके ऑफिसर्स को भी व्यापार करने की अनुमति थी, और उसके ऑफिसर्स ने बंगाल के नवाबों से जम करके रिश्वतें ली, ब्राइब। बंगाल के नवाब और नवाब के सभी ऑफिसर्स से उन्होंने जम करके ब्राइब ली। वो ये कहा करते थे कि तुम्हारा नवाब कंपनी के ही आशीर्वाद से बैठा है, तुम्हारी पोस्ट हम इंश्योर रखेंगे, तुम्हारी सिफारिश करेंगे, तुम्हें पक्का करके रखेंगे। इसके तहत लोकल ऑफिसर्स हमेशा, जो रसूखदार लोग थे, वो ब्रिटिश ऑफिसर्स को ब्राइब देते रहे।
बहुत बड़े लेवल पर गिफ्ट लिए गए और बार बार नवाबों से युद्ध के नाम पे हर्जाना लिया गया, वार इंडेमनिटी। ये सारी चीज़ों के तहत बंगाल लुटता चला गया, बंगाल ख़त्म होता चला गया, लोग सप्रेस हुए, लोग ऑप्रेस हुए। और ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ब्रिटेन में बैठ करके यह दावा करती थी कि वर्ल्ड लेवल पे हम सिविलाइजेशन फैला रहे हैं, वी आर द फादर ऑफ द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड को एक पैटर्नलिस्टिक अप्रोच से देखते हैं। ऐसे में ये सप्रेसिव कैरेक्टर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ऑपरेसिव मेजर्स शायद वहाँ पे बैठे हुए लोगों को जो ब्रिटेन में बैठे थे वो सही नहीं लगा कि इससे ब्रिटिशर्स की एक जो मॉरल इमेज है बंगाल में और भारत में क्या बन रही है, लोग हमारे बारे में क्या संदेश पैदा कर रहे हैं, माइंड में क्या मैसेज जा रहा है कि हम कैसे लोग हैं, हैवान हैं। ये एक आस्पेक्ट था। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसी समय में जो लोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ ऑफिसर पर्सनल ट्रेड भी करते थे और ऑफिसर भी थे, वो रिटायर होकर के या छुट्टियों में जब वापस जाते थे, उनकी लाइफस्टाइल इतनी लग्जूरियस होती थी, वो इतने हाई स्टैंडर्ड में ज़िंदगी जीते थे कि वहाँ के लोग उन्हें एक डिस्टॉर्टेड वर्ड के साथ पुकारते थे, वो उन्हें भी नवाब कहते थे और उनका नाम पड़ा ब्रिटिश नबूब। तो वो नवाब तो नहीं कह पाते थे, उन्हें नबूब कहते थे। तो ये जो नबूब इंडिया से जाया करते थे, ये नबूबों को देख करके वहाँ के लोगों में एक जेलस की भावना उत्पन्न हुई, पहली बात। दूसरा, इन्हें लगा कि इतना पैसा, इनकी क्या प्रॉपर्टी थी जब ये यहाँ से गए, कुछ ओहदा नहीं था, कुछ दर्जा नहीं था, कुछ साल भारत में नौकरी करके इतनी लग्जरियस लाइफ कैसे, इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने ब्राइब किया, इन्होंने ब्रिटेन का नाम बर्बाद किया। वहाँ पर एक आम जनता में सेंटीमेंट था कि ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश किंग नहीं अलाउ कर सकता ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वो अपनी मर्जी से वहाँ पर काम करे, क्योंकि वो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम एज अ रेस अपने आप को ऐसे नष्ट होते नहीं देख सकते लोगों की नज़रों में। और फिर इनको ये प्रिविलेजेस क्यों मिले कि ये वहाँ पर जा कर के पैसा कमा करके लेकर के आए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं। तो एक ये सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तीसरा, मिसमैनेजमेंट, बहुत ज़बरदस्त वे में मिसमैनेजमेंट हुई कंपनी की, बंगाल की एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज ही नहीं हो पाई, बहुत हाई लेवल पर वहाँ पर मिसमैनेज हुई। ये सीधे सीधे देखने में मिला क्योंकि रेवेन्यू कम होने लगे थे, प्रोडक्शन कम होने लगी थी और उस पर बहुत ज़बरदस्त 1770 का बंगाल फैमिन इस बात का प्रमाण था कि बहुत हाई लेवल पर मिसमैनेजमेंट कर दी गई है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और क्लाइव के द्वैत शासन ने, ड्यूअल सिस्टम ने। तो बर्बाद हो गया सब कुछ, क्योंकि अगर फार्मर मर गया बंगाल का, एग्रीकल्चरिस्ट मर गया, ट्रेडर कमर्शियल सेगमेंट मर गया, हैंडीक्राफ्ट सारे खत्म हो गए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो आने वाले समय में ब्रिटिशर्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे वो कैसे वहाँ पर बेचे जा सकेंगे जब वहाँ पर खपत करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए वो सेगमेंट ही नहीं है जिसके पास कोई परचेजिंग पावर भी हो। ये एक सेंटीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कुल मिलाकर के मिसमैनेजमेंट नतीजा थी कि बंगाल फैमिन आया और बंगाल में पूरी तरह से अनार्की चल रही थी, कोई किसी का कहना नहीं मान रहा था। नवाब ने देखा कि जब मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं और मेरी छवि बिगाड़ी जा रही है, वो भी बैक द स्टेज लोगों को लूट रहा था। तो नवाब भी लूट रहा था, अंग्रेज भी लूट रहे थे, दोनों अगर खा रहे थे तो केवल बंगाल को। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। ऐसे में कुछ और सर्कमस्टांसेस पैदा हुए। ये क्या थे? ये बड़े यूनिक थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में चढ़ाई देख करके, बंगाल में कमाई देख करके बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट ये चाह रही थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस में इंटरफेयर करें। इसी की वजह से 1763-64 के दौरान इंटरफेरेंसेस की गई और इन इंटरफेरेंसेस की वजह से 1766 के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे ये ऑब्लिगेशन लगाई कि आपको एनुअली 4 लाख पाउंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को पे करने हैं। आप जो भी बंगाल में एक्टिविटी कर रहे हैं या आप जो भी इंडिया में कैंपेन आपने मिलिट्री के किए हैं वो ब्रिटिश क्राउन आर्मी की मदद से किए हैं, आपने टेरिटरी उस आर्मी की मदद से जीती है। और ऐसे में ये जो सारी आप कमाई कर रहे हैं उसका एक हिस्सा ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटेन का भी बनता है। तो 4 लाख पाउंड आप एनुअल पेमेंट देंगे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये पे कर रही। हालात बदल गए। 1768 ऑनवर्ड ब्रिटिशर्स के कॉटन की मांग, ब्रिटिशर्स की टी की मांग अमेरिका में पूरी तरह से निल हो गई, क्योंकि इन सालों के दौरान, इन ईयर्स के दौरान अमेरिका में एंटर हुए द डच स्मगलर्स, यानी कि वो अमेरिका जो लगभग 100% टी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से मंगाता था,
और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे भारत और अदर कंट्रीज़ में उगाने का काम करती थी प्लांटेशन एग्रीकल्चर के थ्रू। उसने बड़े पैमाने पर गोदाम भर रखे थे, बहुत सारी इन्वेंट्री स्टॉक रखी थी, लेकिन 1768 ऑनवर्ड ड्यू टू द डच स्मगलर्स 85% टी की अमेरिका की रिक्वायरमेंट डच स्मगलिंग के थ्रू सेटिस्फाई होने लगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की टी की रिक्वायरमेंट ख़त्म हुई और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की आमदनी वहाँ से बंद हुई। इसकी वजह से वो जो उनकी इन्वेंट्री थी उसने कर्जा चढ़ा दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सर पर, यहाँ पर कर्जे में डूबी, पहली बात। दूसरा, 1767 से 1769 के बीच में बहुत ज़बरदस्त ब्लो दिया हैदर अली ने एंग्लो मैसूर वार में। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में मुंह की खानी पड़ी अंग्रेज़ों को और उस युद्ध में बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ। तो 1768 में टी की डिमांड फॉल कर गई। 1767 से 1769 के बीच में एंग्लो मैसूर युद्ध हार गए। युद्ध से कोई वार इंडेमनिटी नहीं मिली, उनका नुकसान हर्जाना बनना पड़ गया। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, 1770 का बंगाल फैमिन, बंगाल में फैमिन आ गया। ये सारी सिचुएशन एक साथ एग्जिस्ट कर गई। ऐसे में 1772 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास लोन के लिए अप्लाई किया और ये कहा कि हमें 1 लाख पाउंड लोन चाहिए। और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो अपने लोगों के दबाव में चल रही थी, जिनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये ब्रिटिश ऑफिसर्स इतने बड़े लाम लश्कर का जीवन जी रहे हैं, वो गवर्नमेंट हैरान थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी बैंकरप्सी की तरफ जा रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे ऑफिसर जो वापस लौटे हैं, उनकी ग्रोथ का लेवल ऐसा है कि अगर 100 साल भी ब्रिटेन का एक नागरिक काम करे तो पैसा नहीं कमा सकता। ये पैराडॉक्स कैसे? तो लोन तो मिला लेकिन शर्तों से, और ये था डेथ नेल ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना डेथ वारंट खुद निकलवाया लोन के पेपर के तौर पे, अपना डेथ एग्रीमेंट खुद साइन करा लिया कि आओ वो प्राइवेट कंपनी जिस पे किसी का नहीं चलता था जोर, आज वो प्राइवेट कंपनी लोन लेने के चक्कर में गवर्नमेंट की स्क्रूटिनी में आई और गवर्नमेंट की शर्तें मानी। और 1772 में यही लोन एप्लीकेशन के माध्यम से गवर्नमेंट ने बोला कि एक सेलेक्ट और एक सीक्रेट 2 कमेटियां अपॉइंट की जाएंगी, वो जांच करेंगी कि हुआ क्या है भारत में। कैसे ये हो गया कि एम्प्लॉय अमीर हो गए, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक व्यापारी कंपनी नहीं। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यह तर्क दिया कि आप सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी नहीं, आप हमारे ब्रिटेन की आर्मी, ब्रिटेन के स्पॉन्सर्ड शिप्स और ब्रिटिश इंपीरियलिज्म को दर्शाते हो। यानी कि पूरे वर्ल्ड लेवल पर जो टेरिटरीज आप जीतते हो वो ब्रिटिश एम्पायर है, जो वहाँ पे आप ट्रेड करते हो वो आपका कमर्शियल इंटरेस्ट है। तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, यू आर अर्निंग समवेयर ब्रिटिश एम्पायर एंड यू आर सर्विंग द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट इंटरेस्ट। तो हमारा पूरा हक बनता है कि हम ये जाँचें कि तुम कैसा बिहेव कर रहे हो, हमें कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और हमारे एम्पायर को क्या खतरा है क्या नहीं। तो यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑलवेज से इसे अपना एम्पायर कंसिडर करके चलती थी। ऑलवेज वो ये चाहती थी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कैंपेन्स हैं उनके थ्रू चाहे कोई कमर्शियल चाहे कोई टेरिटोरियल बेनिफिट अगर आया है तो वो मैं शेयर लेके चलूँगे। तो इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जो बड़े बड़े ऑथर्स ने ये हवाले दिए थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कभी भी इंपीरियलिज्म या कभी भी एम्पायर खड़ा नहीं करना चाहते थे, वो थॉट गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी करती रही उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा इंटरेस्ट था, पूरा शेयर उन्होंने लिया है और पूरी पैट्रोनेज मिलती रही है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इन कंट्रीज़ में रूल करने के लिए पुख्ता नियम बना करके भी यही गवर्नमेंट अभी देगी, आप समझेंगे। और उस सेलेक्ट कमेटी की और सीक्रेट कमेटी की जो रिपोर्ट्स आती हैं उस रिपोर्ट्स के आधार पर बनता है द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। बात समझ में आई? थोड़ा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ढांचा समझ लेते हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ से चार्टर इशू करा करके बनी थी और इस कंपनी को भारत और ईस्ट इंडीज़ के साथ 15 साल के लिए एक्सक्लूसिव ट्रेड की मोनोपोली का चार्टर मिला था। यानी कि और कोई ट्रेड नहीं कर सकता था, ना इंडिविजुअल व्यापारी ब्रिटेन का, ना ब्रिटेन की कोई और कंपनी। सिर्फ ईस्ट इंडीज़ एरियाज़ में अगर कोई ब्रिटेन के एंड पे व्यापार करेगा तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। और 15 साल के लिए एलिजाबेथ ने ये चार्टर साइन करके दिया था। हर 15 साल के बाद इसे रिन्यू होना था, वो एक अलग बात है। 1600 में ये शुरू हुआ, 1602 में ब्रिटिशर्स भारत में आगमन कर गए थे, एडवेंट हो चुका था उनका। ऐसे में हमें ये समझना होगा कि कौन कौन सी बॉडीज़ ब्रिटेन में एग्जिस्ट कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, मैंने यहाँ पर नाम ब्रिटिश क्राउन का लिया तो मतलब मैं मोनार्की को एड्रेस कर रहा हूँ, तो मोनार्की है। लेकिन ब्रिटेन का एक लंबा इतिहास रहा है। अगर आप 1206 से नोट करें
तो वहाँ पे किंग जॉन के द्वारा सबसे पहले बिल ऑफ राइट इशू किया गया था। ये जो बिल उन्होंने राइट्स का, अधिकारों का खाका इशू किया, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ द राइट्स कहते हैं। और भारतीय फंडामेंटल राइट का एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी मैग्ना कार्टा ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किंग जॉन का दिया हुआ 1206 का ये बिल ऑफ राइट है। इसी से ब्रिटेन के संविधान की शुरुआत हुई। इस बिल ऑफ राइट के ऊपर सदियां बीतते हुए नए शासक, नए राजा आते गए, नए नए डॉक्यूमेंट इकट्ठे होते गए, इसलिए 800-900 सालों में बना हुआ ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसलिए इसे अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये एक टाइम फ्रेम के अंदर एक टीम ने मिलकर के एक समय सीमा में बनाया नहीं है, ये लंबे अभियान के तौर पर बना है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक टीम ने समयबद्ध तरीके से एक फॉर्मेट के ऊपर बनाया है, तो इट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो समय दर समय इवॉल्व होता चला गया, और अल्टीमेटली ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की एक मुहिम के तहत ये रेगुलेटिंग एक्ट भी आएगा। तो वो किंग जॉन के 1206 के उस बिल ऑफ राइट में ही जुड़ता हुआ एक और अध्याय है जो हम पढ़ने जाएंगे। अब हुआ क्या, ब्रिटिश किंग सयाने थे, वो ये देख रहे थे कि फ्रांस में, जर्मनी में माहौल बदल रहा है, धीरे धीरे वहाँ के लोग उत्साहित हो रहे हैं, धीरे धीरे वो लोग अग्रेसिव हो रहे हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके द्वारा रूल किया जाए, मोनार्की ख़त्म हो, किंग ख़त्म हो। तो ब्रिटिश मोनार्क बाकी देशों से लेसन ले करके लोगों को एकोमोडेट करते गए, पॉलिटिक्स में जगह देते चले गए। इसे धीरे 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 मोनार्की एक ग्रुप को खड़ा करती चली गई साइमल्टेनियसली, और वो थे पार्लियामेंटेरियंस। तो धीरे 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 प्रोग्रेसिवली पार्लियामेंट भी एग्जिस्टेंस में आ चुका था। इसलिए जब क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर साइन किया, इसके आने वाले सालों में आपको पार्लियामेंट भी ऑब्जर्व होने शुरू हो जाएगा। हम जब बात 1757 की भारत में कर रहे हैं, तो ऐसे में हमें आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि ब्रिटेन में आपको 2 बॉडीज़ बहुत स्ट्रांगली नजर आएंगी। उसमें से पहली बॉडी मोनार्की है, तो दूसरी पार्लियामेंट है। इसे हम कहते हैं गवर्नमेंट। यही रीज़न है कि ब्रिटिश मोनार्क को उस लेवल पर खिलाफत नहीं झेलनी पड़ी, क्योंकि ये अकोमोडेट करते गए लोगों को, पार्लियामेंट बनती गई, और टिल डेट आज दिन तक मोनार्क अगर वर्ल्ड लेवल पर सेलिब्रेट होता है और उसकी कोई रिस्पेक्ट है और उसकी पॉलिटिक्स में जगह बहुत ज़बरदस्त है, तो वो ब्रिटिश मोनार्की है। ये उनका ग्रेजुअल एकोमोडेशन का एक स्टांस था जो उन्हें बचा गया। बाकी फ्रांस, जर्मनी, हर जगह पर राजशाही उखाड़ करके फेंक दी गई थी, क्रांतियाँ हो गई थी। ब्रिटेन में ऐसे क्रांतियाँ नहीं मिलती हैं, क्योंकि वहाँ के शासक ने लेसन लिया और धीरे धीरे अकोमोडेट करता चला गया। ये इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट की बात जब आएगी तो वह मोनार्क एंड पार्लियामेंट इकट्ठे हैं, तो गवर्नमेंट है। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी जब बनी थी, उसने क्या कहा था कि इतने सारे शिप चाहिए, इतने बड़े पैमाने पर सैनिक चाहिए, इतने हाई लेवल पर राशन चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, इसके लिए पैसा जुटाना है। उसने अपने पूरे देश के सभी व्यापारियों को जोड़ा, जितने बड़े व्यापारी थे वो एक साथ आए, और फिर लोगों को कहा कि आप हमारे अंदर इन्वेस्ट करिए। तो शेयर होल्डर खड़े हुए, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लोगों ने स्टॉक परचेज किए, और शेयर होल्डर्स का एक वर्ग खड़ा हो गया। इन्हीं शेयर होल्डर्स में से शेयर होल्डर कितनी शेयर होल्डिंग आप रखते हैं, उसके बेसिस पर वो मेंबर चुने गए जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं और प्लानिंग करते हैं। उन्हें हम कहते हैं डायरेक्टर्स। तो एक बॉडी खड़ी हुई, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनने का काम किया शेयर होल्डरों ने। तो शेयर होल्डर कौन हुए? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर शेयर होल्डरों से बनता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टरों से बनता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो भी निर्णय लेते थे वो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर में जाता था, शेयर होल्डर्स के पास। शेयर होल्डर्स उस निर्णय को सस्पेंड करा सकते थे, उस निर्णय में फेरबदल करने को कह सकते थे, और पहले से जो कोई निर्णय लग रहा है, चल रहा है, उसे रिवोक भी कर सकते थे, कह सकते थे कि उसे वापस लो, ख़त्म करो। तो ये ताकतें हुआ करती थी, क्योंकि किसी कंपनी में पैसा लगाने वाले आदमी के पास उसका प्रॉफिट एंड नुकसान दोनों शेयर करने की ताकत होती है, तो वो एक तरह का उसमें मालिकाना ही हक रखता है, इसलिए मालिक को प्रोपराइटर कहा जाता है। इसलिए शेयर होल्डर की बॉडी को कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहा गया। तो अब 4 चीज़ें हमेशा याद रखनी है। एक बात सुनने में आएगी मोनार्की, एक सुनने में आएगी पार्लियामेंट, दोनों मिलके हुई गवर्नमेंट। एक हुआ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसके मेंबर हुआ करते थे 24, और एक हुआ शेयर होल्डर जो मिलके बना है क्या, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर हर साल 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुन रहे थे। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टेन्योर कितना होता था? 1 ईयर। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले की कहानी क्या थी? 1 ईयर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टेन्योर हुआ करता था। ओके, क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं?
चलिए वेरी गुड, ये सारा सिस्टम एक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। ऐसे में ये सारी चीज़ें जो हुई ये ब्रिटेन में हुई। अगर हम बात इंडिया की करते हैं तो वहाँ पे क्या हो रहा था। इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले वो एक जगह पे फैक्ट्री बनाते थे। धीरे फैक्ट्री वो वेयर हाउस था जिसमें वो सारा मटेरियल प्रिकॉर करके रखते थे। धीरे धीरे वहाँ पर वो घर बनाते थे, स्कूल बनाते थे, चर्च बनाते थे, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, बाकी सारी ऑफिसेज बनाते थे। वो एक सेटलमेंट में बदल जाती थी। धीरे धीरे उसकी घेराबंदी कर लेते थे, वो एक फोर्टिफिकेशन में बदल जाता था। धीरे धीरे वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लेते थे। और ये सारी की सारी सेटलमेंट को मैनेज कर रहा है, गवर्न कर रहा है, रूल बना रहा है, रेगुलेशन बना रहा है गवर्नर। और एक गवर्नर के साथ जब मेंबर जुड़ जाते थे थोड़े और, क्योंकि गवर्नर अकेला नहीं कर सकता, तो ये बन जाती थी काउंसिल। और काउंसिल को हेड हमेशा प्रेसिडेंट करता है। तो जिस एरिया में भी ब्रिटिशर्स की ये फोर्टिफिकेशन होती थी, वहाँ पर जब ब्रिटिशर्स उस एरिया के लोकल रूलर को हरा देते थे और खुद वहाँ पे कब्जा अपना लेते थे, तो प्रेसिडेंट की काउंसिल ही उस एरिया को फिर मैनेज करती थी। इसलिए प्रेसिडेंट के अधीन वाले एरिया को हम प्रेसिडेंसी कहते थे। इसलिए बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी दिखेगी आप लोगों को। तो भारत में ये अपरेटस एग्जिस्ट कर रहा है, गवर्नर इन द काउंसिल एंड वो कहाँ है, प्रेसिडेंसी में। वो क्या है, बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी आपको याद रखनी है। ये 1773 के पहले का सारा सिस्टम है जो एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम पढ़ाई करेंगे कि 1773 ने किस तरह के परिवर्तन करके दिए, क्या फेरबदल हुआ और उसे हम रेगुलेटिंग एक्ट क्यों कहते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या खासियत थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में सीक्रेट कमेटी की और सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट रिसीव होने के बाद उस समय के ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ ने यह प्रपोजल पेश किया वहां की पार्लियामेंट में, हमें ये रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर के आने चाहिए। देखिए ध्यान से वर्ड रेगुलेट को समझिए। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, क्राउन ने कभी भी डायरेक्टली इंडिया को क्राउन के अंडर लाने की कोशिश नहीं की है। इस एक्ट के तहत सिर्फ और सिर्फ कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया गया है। कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट किया गया है और वो बहुत तरीके से किया गया है। ओके, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट इसलिए कहलाता है क्योंकि सिर्फ रेगुलेट करने का काम है। कैसे किया जाएगा? सबसे पहले तो ये तय करना था कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेशन क्या हो। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेशन क्या हो। दूसरा, इंडिया में जो प्रेसिडेंसीज हैं, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अभी तक क्या होता था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पहले, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर एंड काउंसिल अल्टीमेटली इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से। एक दूसरे की प्रेसिडेंसी में कोई हस्तक्षेप नहीं था, कंप्लीट इंडिपेंडेंस के साथ बिहेव करते थे और सब तीनों की सीधी जवाबदेही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को थी। तीनों सीधे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को जवाबदेह थे। मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से सुपीरियर नहीं थी, तीनों इक्वल थे। ऐसे में ये तय करना था कि ये प्रेसिडेंसीज का आपस में रिलेशन क्या हो, पहली बात। दूसरी बात, तीसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गवर्नमेंट से रिलेशन क्या हो। तो प्रेसिडेंसीज का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से रिलेशन क्या हो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गवर्नमेंट से रिलेशन क्या हो, और प्रेसिडेंसीज का आपस में रिलेशन क्या हो। पहला मुद्दा रिलेशनशिप पे खड़ा था। दूसरा मुद्दा था एडमिनिस्ट्रेशन का, कि एडमिनिस्ट्रेशन किस सेंस में बेटर की जाए, एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। कारण ये ज़माना एडम स्मिथ की थ्योरीज का था। 1770 यूरोप गूंज रहा था एडम स्मिथ की कहानियों से, और वो किताबें लिख रहा था द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द डेवलप्ड स्टेट, कि नेचर क्या होता है उस स्टेट का और कॉजेज क्या होते हैं उस स्टेट के जो डेवलप्ड होते हैं। तो उसमें उसने प्रूव किया कि वो स्टेट कतई ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा तो नहीं होता, यानी कि वो मोनोपोली के टोटली अगेंस्ट था। वो कहता था कि फ्री मार्केट मैकेनिज्म होना चाहिए, मार्केट फोर्सेस को रोल प्ले करने दो और फ्रीली सभी वेंचर्स को आने दो, सभी व्यापारियों को घुसने दो। डिमांड एंड सप्लाई अपने आप तय कर लेगा कौन टिकेगा और कौन नहीं।
इसी से ग्रोथ होगी इकोनॉमी की, और इसी से कंज्यूमर को भी बेटर चॉइसेस मिलेंगी, और इसी से कोई भी स्टेट डेवलप होता है, क्योंकि मेरिट प्रमोट होती है, क्योंकि कंपटीशन आता है, क्योंकि रिसोर्स का वैल्यू एडिशन होता है। फिर आप बेटर से बेटर बनाना चाहते हैं, नई इनोवेशंस करते हैं, नई इन्वेंशंस एग्जिस्टेंस में आती हैं। ऐसे में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रीमलाइन करना बहुत ज़रूरी था, लेकिन दूर दूर तक भी कभी MCQ में गलती ना कर देना। ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छे से जानती थी कि किसी हाल भी इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को छेड़ा नहीं जा सकता, तो मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस क्या ख़त्म हुई रेगुलेटिंग एक्ट से, मतलब ही नहीं बनता। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बनी रही, ट्रेड में कहीं ख़त्म नहीं की गई। क्यों? इस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से बेहतर भारत को कोई नहीं जानता था, और ब्रिटेन एंड इंडिया इतने डिस्टेंस पे थे, कम्युनिकेशन का इतना गैप था कि आप पूरी तरह से एक ऐसी मशीनरी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली काम करे इंडिया में, उसे नहीं काम करवा सकते। क्यों? क्योंकि जिनका लोकल इन्फ्लुएंस है, जो 1600 से वहाँ आकर के 170 साल से बैठे हुए हैं, जो कंपनी वहाँ पे राजा नवाब लैंग्वेजेस और मशीनरी को अंडरस्टैंड करती है, उससे सीधा ब्रिटिश सरकार अपने ऑफिसर भेज के मुचायटा नहीं ले सकती थी। ये तो हो ही नहीं सकता था। इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट हार्म होने थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उखाड़ दी जानी थी भारत से, और ब्रिटिश ही उखाड़ दिए जाने थे। तो पहली बात तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड मोनोपोली ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन दी जाए ऐसा प्रयास किया गया। ये केस रिलेशनशिप का था, एडमिनिस्ट्रेशन का था। तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, अब क्या स्टेप लेगा लॉर्ड नॉर्थ, लॉजिकली समझते हैं कि क्या क्या परिवर्तन किए जाएंगे। अब से पहले मैंने आपको ये बताया था कि जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर हुआ करते थे, मतलब शेयर होल्डर जो हुआ करते थे, वो वोटिंग करके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर चुना करते थे। अब वोटिंग के अधिकार अब तक जिसको मिले हुए थे वो कौन था? 500 पाउंड तक, जिसका 500 पाउंड तक का शेयर था वो वोट कर सकता था। ऐसे में 500 पाउंड वाले बहुत सारे शेयर होल्डर होते थे, और कोई भी प्राइवेट ग्रुप इन 500 शेयर होल्डरों का एक अच्छा खासा हेल्दी ग्रुप बना के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के डिसीजंस को हैम्पर कर देते थे फॉर द पर्पस ऑफ देयर इंटरेस्ट। इसकी वजह से सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि सबसे पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे इन्फ्लुएंस शेयर होल्डर का कम करके हमारा बढ़ाना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे इन्फ्लुएंस शेयर होल्डर का है ना, वो क्योंकि बहुतों को वोट करने का मौका मिला हुआ है, तो पहले वोटिंग राइट कर्टेल करो। वोटिंग राइट क्या करो? कर्टेल। तो 500 से बढ़ा करके 1000 पाउंड वाले को अब वोटिंग राइट मिला। इसकी वजह से बहुत बड़ा सेगमेंट गया खाक छानने। तो ऐसे में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे इन्फ्लुएंस करने की ताकत घट गई, किसकी? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की। दूसरी तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ऑर्गेनाइज करना होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर 24 थे और एक साल के लिए थे। इट इज़ हाई लेवल अनस्टेबिलिटी। अगर अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करना चाहते हो, अगर पॉलिसी में कंसिस्टेंसी रखना चाहते हो, और अगर आप चाहते हो कि एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो सके इंडिया को लेकर के, गवर्नर जो भारत के एक साल में तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बदल रहा है, और उधर से भारत तक आने में ही 6 महीने की समुद्री यात्रा लग जाती है। ऐसे में क्या ही काम होगा? अगर इंडिया में गवर्नमेंट को सुदृढ़ करना है, अगर पॉलिसी में कंटिन्यूटी रखनी है और प्लानिंग लॉन्ग टर्म करनी है, तो पहले इनके टेन्योर सेट करने होंगे। इनके टेन्योर क्या करने होंगे? सेट करने होंगे। तो इनके टेन्योर कैसे सेट किए गए? इनके टेन्योर सिम्मी सेट ऐसे किए गए कि 24 तो हैं, ये 24 के 24 ही हैं, लेकिन हर किसी एक पर्सन का टेन्योर 4 साल का कर दिया। और एवरी ईयर 1/4 पर्सन रिटायर होंगे। एवरी ईयर 1/4 रिटायर होंगे, और कोई भी एक पर्सन 4 साल तक सर्व करेगा। तो हर साल कितने नए पर्सन भर्ती होंगे? 24 में से 1/4 कितना होता है सिम्मी? एवरी ईयर 6 न्यू मेंबर एंटर होंगे, और 6 साल तक चलेगा, 4 साल तक चलेगा वो मेंबर। अगले साल फिर से नए 6 भर्ती होंगे, तीसरे साल फिर से नए 6 भर्ती होंगे, और चौथे साल फिर से नए 6 भर्ती होंगे। तो जो पहले साल में भर्ती हुए थे वो निकल जाएंगे। समझ आया मेथड? बच्चे को समझ आया नहीं है, समझाना पड़ेगा। पेन पढ़ाओ जल्दी। क्या मेथड है? 24 1 2 3। बच्चे को बच्चों की तरह ही समझा देते हैं। इसमें क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 24 मेंबर रहेंगे और हर 4 साल के बाद निकल जाएंगे। अभी ये 24 के 24 ही है ना, कोई चक्कर नहीं। तो 4 साल बीते और ये निकाल दिए गए, 1 2 3 4 5 6 उड़ा दिए गए। इनकी जगह नए आ गए, ये नए घुसे, फिर अगले साल ये निकाल दिए जाएंगे। तो पहली बार लॉटरी सिस्टम से निकाले होंगे, जैसा अपना राज्यसभा में किया था। राज्यसभा में भी यही सिस्टम है ना भाई। तो पहली बार क्या करें, तो फिर लॉटरी लगा ली थी। तो पहले बार के राज्यसभा वाले बेचारे 6 साल बैठ ही नहीं पाए थे, 2 साल में लुढ़क लिए थे, 2 साल में ही खिसक लिए थे। कहते ये क्या किया, बिठाया और निकाल दिया। तो ऐसा मेथड लगा करके पहला साइकिल किसी तरह से चलाया होगा, उसके बाद ये चल गया होगा। ठीक है, ये एक सिस्टम फॉलो किया कि फॉर एवरी ईयर 1/4 पर्सन रिटायर होंगे और हर पर्सन जो रिक्रूट होगा वो 4 साल तो रहेगा। ऐसा करके क्या किया गया, इसे स्ट्रेंथन किया गया। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे इन्फ्लुएंस रिड्यूस किया गया। ये कहाँ कर रहे हैं सारे बदलाव, ब्रिटेन में। कहते चलो ब्रिटेन में तो हुआ, इसको क्या कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रलाइज ही किया जा रहा है। पहले एक पोजीशन पे 4 साल में 4 पर्सन बैठने थे, अब उसी पोजीशन पे एक ही पर्सन 4 साल तक बैठ रहा है, इसे सेंट्रलाइजेशन ही कहते हैं। तो 4 साल में गवर्नमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखेगी एक पर्सन पे, लेकिन हर साल कोई नया ही डायरेक्टर चुन के आ जाता है, उसे फिर पार्लियामेंट अपने इन्फ्लुएंस में लेती है, फिर मिनिस्टर अपने साथ मिलाते हैं, पता ही नहीं लगता। कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहते तू मिल गया उसके साथ, चल तेरी, फिर बदल देंगे। तो मतलब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्राउन के अंडर जाने ही नहीं देते थे, उसके इन्फ्लुएंस में घुसने ही नहीं देते थे। ऐसे में क्राउन ने दिमाग लगाया कि पहले तो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटरों को कम करो जरा, इनको सारा कचड़ा माल निकालो। 500 वाले मुंह उठा के वोट डालने चले जाते हैं, कंपनी को कहते हैं ऐसा करो वैसा करो पहले। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का 1-1 साल वाला टंटा खत्म करो, 4-4 साल के लिए एक आदमी बैठेगा, उसे हम फिर अपने चौपटे में ले लेंगे। 3 महीने 4 महीने वो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर के मुताबिक काम करेगा, 6वें महीने से तो फिर वो काम सरकार के लिए ही करेगा। तो इसे कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन हो गया ब्रिटेन में। अब बारी आई इंडिया की। कहते हैं यार इंडिया, चलो इंडिया में कौन हुआ। इंडिया में जब बारी आई प्लानिंग करने की, तो इंडिया में गवर्नर हुआ करता था ना, गवर्नर इन काउंसिल। कहते सबसे पहली बात तो ये गवर्नर इन काउंसिल वाला सिस्टम जो है, इसमें आज के बाद ये बंगाल, बॉम्बे और मद्रास ऐसा नहीं होगा। बंगाल का गवर्नर जो है वो बंगाल का गवर्नर ही नहीं है, वो गवर्नर जनरल भी है। मतलब वो भारत में ब्रिटिशर्स की जितनी भी ब्रिटिश प्रोविंस है उस सारी का गवर्नर जनरल है। तो मतलब उसको ओवरराइडिंग पावर दे दी बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर। किस मामले में दे दी, ये समझना बहुत ज़रूरी था। बंगाल का गवर्नर मद्रास एंड बॉम्बे के गवर्नर के ऊपर हाथ रखेगा, किस मामले में, फॉरेन रिलेशन के मामले में। और फॉरेन रिलेशन क्या होंगे, अगर बॉम्बे प्रेसिडेंसी है तो उसके लिए फॉरेनर कौन है, आसपास के राजा। क्योंकि तब पूरा इंडिया थोड़ी ना था कि पाकिस्तान फॉरेनर होगा तो रशिया फॉरेनर। भारत तो बाद में एक हुआ है, पहले तो छोटे छोटे राजा थे और हर राजा के लिए दूसरा राजा विदेशी राजा था, वो उसे विदेशी ताकतें कहता था। जैसे सिखों के लिए, पंजाब के लिए अफगान विदेशी थे ना, बॉर्डर पे ही थे दोनों। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अगर कोई भी फॉरेन रिलेशन डील करना है, माने कोई वॉर, कोई पीस, कोई मिलिट्री एक्ट करना है, तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो बंगाल का है उससे कंसेंट लिए बिना या उससे कंसेंसस बनाए बिना नहीं हो सकता, एक्सेप्ट इमरजेंसी। अब वहाँ बैठा हुआ है बंगाल और इधर बैठा हुआ है बॉम्बे। अब इधर से मराठों ने आक्रमण कर दिया और ये ऐसे बैठा रहे कि बंगाल का गवर्नर जनरल से परमिशन लेना है। 45 दिन तो जाने में ही लगते थे बग्गियों में, तो 45 दिन में इधर से पता लगा मराठे उड़ा गए। तो आपने देखा होगा मराठा वार्स के दौरान बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अपने निर्णय में ही अपने दम पर ही मदद करने का वादा कर दिया था और बंगाल प्रेसिडेंसी ने फिर उस निर्णय को आके कैंसिल कर दिया था। वो यही था कि क्योंकि 1773 का एक्ट बंगाल प्रेसिडेंसी को अधिकार दे गया था, तो बंगाल का गवर्नर जनरल एक्सेप्ट इमरजेंसी मिलिट्री वार एंड पीस का मैटर खुद हैंडल करेगा, ये कुछ नहीं कर सकते दोनों। बाकी मामलों में
बॉम्बे और मद्रास अपना काम करे, बाकी मामलों में करे। ओके, तो इंडिया में भी सेंट्रलाइज हुआ कि नहीं हुआ? बंगाल के अंदर ले आए कि नहीं ले आए एक तरह से? और बंगाल के अंदर लाने का मतलब क्या है? ब्रिटिश एम्पायर की कैपिटल अब कौन हो गया? बंगाल कैपिटल हो गई एक तरह की, ये डिक्लेयर ही हो गया क्योंकि वो कैपिटल हो गई ना, स्ट्रॉन्ग सेंटर तो वही हो गया। अब दूसरी बात, बंगाल में काम कैसे होगा? बंगाल में एक गवर्नर, जो कि कौन है? गवर्नर जनरल, और उसके अंदर क्या होंगे? 4 मेंबर। गवर्नर के अंदर कौन होंगे? 4 मेंबर। और डिसीजन कैसे लिया जाएगा? मेजॉरिटी से। यहाँ पे सबसे बड़ा कांड कर गए, मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। क्यों? यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सियानी थी। अब गवर्नर जनरल तो रिक्रूट होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की तरफ से ही। ये जो मेंबर 4 भर्ती करने थे, इस मेंबर की अपॉइंटमेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट की हामी चाहिए थी, और इनको निकाला भी किंग की कंसल्टेंसी से ही जा सकता था। तो ऐसे में उस समय ये पाया गया कि ये 4 मेंबर किस पे चेक रखेंगे? गवर्नर जनरल पे, कहीं वो बाप ना बन जाए। अब उसको बॉम्बे और मद्रास पे भी हेड कर दिया। हम बैठे हैं 2-3 महीने के डिस्टेंस पे ब्रिटेन, उधर से गवर्नर जनरल ही बाप बन के नया क्राउन ना बन जाए वहाँ का, कि मैं यहाँ का नया राजा भारत का। ऐसे में ये 4 मेंबर जो भेजे हैं, ये लगातार उस पर चेक रखेंगे क्योंकि डिसीजन मेजॉरिटी से है। और 4 मेंबरों में से ऑलवेज अगर 3 मेंबर एक तरफ रहेंगे, 1 मेंबर एक तरफ रहेगा, तो मेजॉरिटी उधर रहेगी। इसमें कास्टिंग वोट दिया गया है गवर्नर जनरल को, मतलब अगर 2-2 हो जाता है तो गवर्नर जनरल वोट कास्ट कर सकता है अपना, लेकिन वीटो पावर नहीं है। मोटा मोटा मैं बता दूं कि 1773 में कोई वीटो पावर नहीं दी गई गवर्नर जनरल को। वो काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि तुम कुछ भी निर्णय लो, मैं तो ये निर्णय लूंगा, नहीं, जाना मेजॉरिटी से पड़ेगा। इसने खून चूस लिया था वारेन हेस्टिंग का इसी कानून में। ओके, तो सबसे पहली बात, ये सारी चीज़ें अब हमें याद रखनी है जो भी हुआ है। इनके नाम भी बता देता हूँ मैं। बारवेल था, फ्रांसिस था, मॉनसन था, एक पर्सन का नाम अभी याद आ जाए, 4 मेंबर के नाम भी आ जाते हैं। एक बारवेल था, एक फ्रांसिस था, एक मॉनसन था, एक का नाम अभी याद आ जाएगा। ओके, गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर है? नहीं। गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट है, अगर 2-2 की बराबरी हो जाए तो अपना वोट कास्ट कर देगा। मेंबर्स के थ्रू क्या करना चाहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट? चेक रखना चाहती थी किस पे? गवर्नर जनरल पे। क्लियर हुई बात? गवर्नर जनरल को बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी के ऊपर ओवरराइडिंग पावर दी है। फॉरेन रिलेशन, मिलिट्री, वार, पीस के मामले में इमरजेंसी की कंडीशन को छोड़ कर गए। सेंट्रलाइज हो गया मामला, ठीक। बॉम्बे और मद्रास की गवर्नमेंट कैसी थी? सेम बंगाल की तरह, एक गवर्नर, 4 मेंबर, मेजॉरिटी डिसीजन, कास्टिंग वोट, नो ओवरराइडिंग, नो वीटो पावर। ओके, ये सेंट्रलाइजेशन के बाद सबसे बड़ी खूबसूरत सेंट्रलाइजेशन, गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया अब आज के बाद बॉम्बे और मद्रास कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ सीधे वार्तालाप कर सकते हैं क्या? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के साथ सीधे वार्तालाप कर सकते हैं, लेकिन वार, पीस, मिलिट्री इन अफेयर्स में नहीं। किसके वाया जाना होगा? बंगाल के गवर्नर जनरल के वाया। तो पहला तो रूट क्लियर हो गया ना, सिंगल रूट, सेंट्रलाइजेशन कर दिया ना इंडिया में। और दूसरी बात, भारत से गवर्नर जनरल जितने भी लेटर, जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डिसीजंस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भेजेगा, सारे लेटर और डिसीजन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को किसको सबमिट करने हैं? पार्लियामेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। किसको सबमिट करने हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। कितना बड़ा कंट्रोल हो गया देखो, इमेजिन करो, रेगुलेशन ही हो गया कि जो भी भारत की गवर्नमेंट मशीनरी ईस्ट इंडिया कंपनी की अपने ब्रिटेन के लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टरों से जो वार्तालाप करती हैं, सारी किसको सबमिट करनी है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसकी स्क्रूटिनी में आ गया। तो पहले कंसोलिडेट किया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को, फिर कंसोलिडेट किया गवर्नर जनरल को, फिर उनके बीच के कम्युनिकेशन के भी ऊपर चेक ले आए। तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई ना, ट्रांसपेरेंसी आएगी। अब ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये एक चीज़ हुई। इसके अलावा अब जो किया है वो है बहुत ज़बरदस्त। वो क्या है? जस्टिस सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइज करना था, जस्टिस सिस्टम ऑर्गेनाइज किया। अभी तक क्या चल रहा था? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स, गवर्नर इन द काउंसिल। सबऑर्डिनेट कोर्ट, सदर दीवानी, सदर निजामत एंड गवर्नर इन द काउंसिल। गवर्नर इन द काउंसिल सर्वे सर्वा था। अब क्या हो गया? एक सुप्रीम कोर्ट ओपन किया गया वाया रेगुलेटिंग एक्ट 1773।
ये सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नाम क्यों है इसका सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ओपन किया गया बंगाल में। यानी कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि आज दिन तक जो पर्सन गवर्नर इन काउंसिल ऑफ द बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम है। मतलब आपने प्रमोट कर दिया उसको। फोर्ट विलियम एक सिंबल है पूरे भारत की ब्रिटिश एम्पायर का। दूसरी तरफ आप उसी बंगाल के कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट ओपन कर रहे हो, और इस सुप्रीम कोर्ट को क्या ज्यूरिसडिक्शन दिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ब्रिटिश सब्जेक्ट, बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ब्रिटिश सब्जेक्ट, नेटिव्स नहीं, नेटिव इंडियंस नहीं, ब्रिटिश सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आएंगे, इसके प्रभाव क्षेत्र में आएंगे। ओके, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के ब्रिटिश सब्जेक्ट, यानी कि सिंपल सी बात, कंपनी ऑफिसर्स सारे किसके अंदर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जितने भी ब्रिटिशर्स हैं वो सारे किसके अंदर आएंगे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सारा मैटर बंगाल, बिहार, उड़ीसा का कौन हैंडल कर रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट ऑफ अपील अब कौन हो गया है? सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट। गवर्नर इन द काउंसिल गया। अब कोर्ट ऑफ अपील में टॉप पे कौन बैठा है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम काउंसिल की जगह किसको दे दी? सुप्रीम कोर्ट को। ये बात समझ में आई? दूसरी बात, गवर्नर इन काउंसिल को रूल्स, ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशन बनाने की पूरी ताकत है। लेजिस्लेटिव पावर हो गई ना। गवर्नर इन काउंसिल को रूल्स, ऑर्डिनेंसेस एंड रेगुलेशंस बनाने की पूरी पावर है, लेकिन सारे रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंस बना के सबमिट करने हैं किसको? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता को। और उन रूल्स, रेगुलेशंस एंड ऑर्डिनेंसेस को किंग 2 साल के अंदर अंदर रिजेक्ट भी कर सकता है अगर चाहे तो यानी कि गवर्नर जनरल, उसकी काउंसिल अगर चारों बिगड़ गए, मुक्कर गए, गवर्नर जनरल के साथ मिल गए और कोई नया रूल, ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन बना दिया, तो वो सीधा चेक होगा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। और सुप्रीम कोर्ट में काम करने के लिए भेजा एक चीफ जस्टिस और 3 प्रूज्न जज। एक चीफ जस्टिस, 3 प्रूज्न जज। तो चीफ जस्टिस एंड प्रूज्न जज, और पहला चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का है एलिजा एम्पे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एलिजा एम्पे पहले चीफ जस्टिस। और ये चीफ जस्टिस और तीनों जज कौन थे? सीधे ब्रिटिश जुडिशरी के मेंबर। तो ब्रिटिश जुडिशरी से मेंबर तीनों उठाए, 3 जज और एक चीफ जस्टिस, चारों को शिप में डाला और इंडिया भेजा। बोला जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाओ जाके। चारों आके बैठ गए और गवर्नर को बोला बनाओ लॉ, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंसेस सारे बना के भेज दिया करो सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से वो सीधा डिस्पैच होगा किंग, और किंग इन द काउंसिल, मतलब किंग के साथ बैठेंगे कौन? पार्लियामेंट के मंत्री, और बैठ के विचार करेंगे गवर्नर कहीं दीवाना तो नहीं हो रहा, और अगर लगे दीवानगी है तो कैंसिल कर देंगे। सारा लॉर्ड नॉर्थ का दिमाग देख रहे हो कि कैसे चेक एंड बैलेंस करना चाहता है। सारा एक्ट चेक एंड बैलेंस पे चल रहा है, पूरा एक्ट तरीके से। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ कर जाएगा। दीवानगी में आदमी कई बार बर्बाद भी हो जाता है। ये सारे एक्ट के तहत हमें ये नज़र आता है कि क्या करना चाहा उन्होंने। ऑफिसर्स आपने देखे मेंबर के तौर पर, जजेस आपने देखे, ऑफिसर्स अब अपॉइंट हो रहे हैं गवर्नमेंट के हाथों, जजेस भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं गवर्नमेंट के हाथों। गवर्नर जनरल की ताकत बढ़ाई गई, सेंट्रलाइजेशन कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का टेन्योर बढ़ाया और कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर की ताकत घटाई, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन कर दिया। ये सारी ताकत सुप्रीम कोर्ट एक एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर दिया एक तरह से गवर्नर की काउंसिल के ऊपर। और जो जुडिशियरी अपनी मर्जी से चला रहे थे ये लोग, वो नहीं चल पाई अब। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या गुड चीज़ें हुई इस एक्ट के तहत, क्या पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव पे तो हम आएंगे, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। पहला कदम है भारतीय संविधान बनने की तरफ। ये इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री का ये पहला स्टेप है। ओके, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग ऑफ द इंडिया देखते हो, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेरे बैग में एक बुक होगी, उसका पहला एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट है। क्यों? सब कुछ, आप सब कुछ देखिए तो रिटर्न चल रहा है, कुछ भी डिस्क्रिशन से नहीं हो रहा, सारा कुछ रेगुलेटिंग एक्ट माने ये एक्ट है, इट इज अ लॉ। सारा कुछ ब्रिटेन के संविधान में लिखा है। अब गवर्नर और गवर्नर के रोल मेंशन्ड हैं, काउंसिल के 4 मेंबर के रोल मेंशन्ड हैं, मेजॉरिटी से डिसीजन होगा, ये फॉर्मेट डिसाइडेड है।
कास्टिंग वोट होगी, अपनी इच्छा से गवर्नर कुछ नहीं कर सकता। बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसी गवर्नर जनरल इन द